हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, ये हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। थोड़े दिनों में मैं आपको उसकी एक क्वेश्चन सीरीज दूंगा, वो आपको सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी पड़ेगी। जब तक अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है तब तक मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है उसको आप तरीके से पढ़ें, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से या कॉल करके आप शेयर कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक मॉडल के बारे में, और मैंने अभी तक आपको दो एटॉमिक मॉडल के बारे में जानकारी दी। एक तो मैंने बताया आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो सबसे पहला मॉडल था जो एटम के लिए दिया गया था, और दूसरा मॉडल था हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले बात करूं मैं थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, तो थॉमसन ने अपने मॉडल में दो ही बातें कही थी। उसने कहा था कि एटॉमिक गोला होता है, यानी एटॉमिक स्फीयर है, जिसमें जो प्लस चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी उसने कहा कि अपने पास जो परमाणु है, एक गोला है, उस गोले में जो धनावेश है वो सम्मित रूप से वितरित है और ऋणावेश कुछ कुछ स्थानों पर उपस्थित है। बात क्लियर थी? और ये थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको कहते हैं हम प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। ये इसे तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार तरबूज में जो लाल वाला पोर्शन होता है उसे बोला गया पॉजिटिव पार्ट, और जो बीज होते हैं उन्हें बोला गया नेगेटिव पार्ट। कमियां क्या रही कि ये मॉडल, एक पहली बात तो स्टैटिक मॉडल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की गति की व्याख्या नहीं करता। दूसरी बात क्या कही कि जो परमाणु का जो मास है वो सब जगह वितरित होगा। इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसने कहा था कि जो धनावेश है वो सम्मित रूप से वितरित रहता है, और आप जानते हो जब धनावेश क्या होगा? प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास क्या मान के चले हम? एक मान के चले हैं। इसका मतलब जो परमाणु का जितना भी मास होगा वो सब जगह फैला हुआ होगा, जबकि ये बात सत्य नहीं थी। फिर मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। मैंने आपसे कहा था जो रदरफोर्ड था वो थॉमसन का शिष्य था भाई। रदरफोर्ड ही चाहता था कि थॉमसन जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। उसका ये बिल्कुल भी मानना नहीं था कि मैं एक नया मॉडल दूं। वो तो थॉमसन के जो मॉडल थे उसको पढ़ रहा था, उसको समझ रहा था, लेकिन देखा यह गया कि थॉमसन का जो मॉडल था वह पूरा का पूरा मॉडल क्या हो गया? गलत हो गया। यानी जो थॉमसन का मॉडल था केवल और केवल परमाणु के उदासीनता की व्याख्या कर सकता है। इसके अलावा कोई से भी पॉइंट थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से आप समझा नहीं सकते। और एग्जाम में भी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इनमें थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं होता। क्वेश्चन कहां से आएंगे? रदरफोर्ड से, बोहर से और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। वो हम डिस्कस कर लेंगे। और ये बात आप मान के चलो, अब जो मॉडल स्टार्ट होने वाले हैं वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंसेप्चुअल है। आपको ऐसी ऐसी बातें इन मॉडल के बारे में पता लगेगी जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है भाई। क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो 9वीं और 10वीं क्लास में चलता है, लेकिन अब आपको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले कहा था 11th के अंदर आपका जंप थोड़ा हाई होगा और आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी बातें पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इस रदरफोर्ड मॉडल के बारे में काफी कुछ बातें बताई थी। उन बातों को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि ये मॉडल आपको तरीके समझ में आ जाए, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन हमको इस मॉडल से करने ही करने हैं। सुनो भाई बात ध्यान से। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने किया कि थॉमसन का उसने एटम लिया। किसका एटम लिया उसने लिया थॉमसन का एटम। क्योंकि रदरफोर्ड अपना कोई मॉडल नहीं दे रहा था, वो तो थॉमसन के मॉडल को समझ रहा था। और इस थॉमसन का मॉडल क्या था कि प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होता है, कि प्लस चार्ज सब जगह क्या होता है? फैला हुआ होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो कुछ कुछ स्थानों पर उपस्थित होता है। यही था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। उसने क्या किया? इस थॉमसन के एटम पर अल्फा पार्टिकल की, किस पार्टिकल की? अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम +2 आयन को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। बताया था जब मैंने आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ाई थी तो बताया था वहां पर अल्फा पार्टिकल के बारे में कि उसने क्या किया? किसने? रदरफोर्ड ने थॉमसन के एटम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई। उसने देखा, इसके आगे क्या लगा दिया उसने? इसके आगे लगा दिया डिटेक्टर। क्या लगा दिया? डिटेक्टर, जिससे देखा जाता है। मैं कहूंगा डिटेक्टर कुछ नहीं होता, एक ZNS का पर्दा होता है। किसका पर्दा होता है? जिंक सल्फाइड। एक ZNS की स्क्रीन होती है। किसकी स्क्रीन होती है? ZNS की स्क्रीन। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको कैथोड और एनोड रे पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि कैथोड और एनोड रे की जो प्लेट होती है, जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब पर किसकी कोटिंग की जाती है? ZNS। उसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड। तो ये डिटेक्टर है, ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर कुछ नहीं है, ZNS का पर्दा है। किसका पर्दा है भाई? जिंक सल्फाइड का पर्दा। अब सुनो बात ध्यान से। उसने क्या किया? इस एटम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई।
जब उसने इस एटम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई तो उसने देखा कि 99.9 यानी 99.9%, मैं कहूंगा 99 मान लो आप, 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए। 99। कुछ अल्फा पार्टिकल 100 में से एक इधर घूम गए और कुछ अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस लौट आए। ध्यान से देखो आप डायग्राम को, काफी कुछ बातें इस डायग्राम से हमको समझ में आने वाली हैं। उसने क्या देखा कि जब इस एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाती है तो 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल इस छोटे से एंगल पर घूम जाते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये बात एडवांस की है, लेकिन वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस एंगल को कैसे निकालें। ये जो एंगल थीटा होगा वो एंगल कैसे निकलेगा, सब डिस्कस कर लिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आप तो समझो कि जब थॉमसन ने एटम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराएगी तो 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से घूम गए और कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा करके आ गए वापस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये प्लस वाला चार्ज अगर सब जगह वितरित होता, सोचो अगर ये प्लस चार्ज सब जगह वितरित होता तो शायद आपको जो किरणें आ रही हैं वो सीधी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस, और इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, प्लस। और आप जानते हो प्लस और प्लस में तो क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता भाई। इस एटम में प्लस चार्ज है कि नहीं, तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो जानते हो आप पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता ही नहीं होता। तो जब अल्फा पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे तो प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होने के कारण ये ऊपर नीचे घूमेंगे नहीं घूमेंगे। तो मैं कहूंगा 99% किरणें सीधी निकल गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लस चार्ज है वो सब जगह फैला हुआ नहीं है। अगर ये प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होता तो शायद इस पर्दे पर जो किरणें थी कभी यहां मिलती, कभी यहां मिलती, कभी यहां मिलती, कभी यहां मिलती, सीधी तो नहीं मिलती। जो भी कितनी मिल रही है उसको 99%, अगर 99% किरणें उसको सीधी मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 99% एटम, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 99% जो एटम है वो क्या है, एम्प्टी है, वो क्या है, खाली है भाई, क्या है, खाली है, वो क्या है, खाली। अरे भाई मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अगर मैं यहां से किसी, आप तो कहते हो कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, आपको जो भी बातें बताई जा रही है वो इधर से जा रही है, इधर से डाली और इधर से बाहर, इसका मतलब अंदर से दिमाग क्या है, खाली। इसका मतलब एटम भी क्या है, खाली, क्योंकि इधर से अल्फा पार्टिकल डाले और इधर अल्फा पार्टिकल निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, एटम अंदर से क्या है, खाली। कितना खाली है, 99.9%, 99% एटम जो है वो खाली है। फिर आप कहोगे सर कोई बात नहीं सर, ये किरणें सीधी निकल गई। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर ये 99% किरणें सीधी निकल गई, सर ये किरणें क्यों घूमी, फिर ये कुछ किरणें इधर घूम गई, कुछ किरणें ऐसे घूम गई, ऐसा क्यों हुआ, और सर कुछ किरणें टकरा कर ही वापस आ गई। 10,000 में से एक ऐसा होता है, 10,000 में से, 10,000 में से या 20,000 में से एक किरण टकरा कर क्या जाती है, पीछे आ जाती है। 99% किरणें सीधी निकल जाती है और एक दो किरणें इन छोटे से एंगल पर घूम जाती है। ऐसा क्यों हुआ, वो बात कौन बताएगा हमको, वो बात बताएगा रदरफोर्ड। वो बात कौन बताएगा, रदरफोर्ड। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट के मुख्य पॉइंट क्या थे। अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया, एक्सपेरिमेंट तो बाद में बताऊंगा मैं कि एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था और कैसे किया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट का आधार यही था भाई। बात क्लियर है, सुनो आप भी ध्यान से बात। उसने क्या देखा कि जब थॉमसन के एटम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाती है तो 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल इस छोटे से एंगल पर घूम जाते हैं और कुछ टकरा करके आ जाते हैं पीछे। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का 99% जो भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर सर 99% भाग खाली है तो ये वाली किरणें इधर क्यों घूमी, ये वाली किरण इधर क्यों घूमी और ये किरण टकराकर पीछे कैसे आ गई। अगर सर 99% भाग खाली है तो इनमें ऐसा क्या हो गया जो इसको नहीं मिला भाई, इनमें ऐसा, इन किरणों को में ऐसा क्या हो गया जो इन किरणों को नहीं मिला। भाई किरणें तो सारी सेम ही थी, थे तो सारे अल्फा पार्टिकल ही, तो इन अल्फा पार्टिकल में और इन अल्फा पार्टिकल में क्या अंतर हो गया कि ये अल्फा पार्टिकल तो घूम गए और ये अल्फा पार्टिकल क्या निकल गए, सीधे। ये तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये भी अल्फा पार्टिकल थे और ये भी अल्फा पार्टिकल थे, तो ये अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए और ये अल्फा पार्टिकल जो है वो घूम गए और कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा करके आ गए पीछे। इसका मतलब सर मामला कुछ अलग होने वाला है। तभी तो मैंने आपसे कहा है कि 99% एटम का जो भाग है वो क्या है, खाली। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, अभी 1% बचा हुआ है ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा भाई। बात क्लियर है, लेकिन यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पे घूम जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल 10,000 में से या 20,000 में से टकरा करके आ जाते हैं पीछे। अब देखो ऐसा क्यों हुआ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों ऐसा हुआ
तो हुआ क्यों? सुनो भाई बात ध्यान से, अब आप देखना ऐसा हुआ क्यों। उसने कहा कि ये जो एटम है, अब ये किसका एटम बना रहा हूं, तो ये बना रहा हूं मैं रदरफोर्ड का एटम। किसका एटम बना रहा हूं? रदरफोर्ड का एटम। उसने कहा एटम का 99% भाग क्या है? खाली है। और इस एटम का जो पूरा मास है, इस एटम का जो पूरा मास है इस सेंटर में है। किसमें है? इस सेंटर में। उसने कहा 99% एटम का भाग खाली है और उस एटम का जो पूरा का पूरा मास है, अरे भाई थॉमसन ने तो ये कहा था ना प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है। अगर प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होगा तो मास भी सब जगह फैला हुआ होगा, जबकि ऐसा तो नहीं होता। उसने कहा 99% एटम का भाग क्या है? खाली। अगर भाग ही खाली है तो मास होगा क्या? मैं कहूंगा ये वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है लेकिन मास के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उसने कहा 99% एटम का भाग तो खाली है, उस एटम का जो पूरा का पूरा मास है उसके सेंटर में है। किसमें? सेंटर में। जिसे उसने क्या बोला? उसे उसने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला उसने? न्यूक्लियस। क्या बोल दिया उसने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भाई? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड। उसने कहा इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्यों होते हैं? क्योंकि आप जानते हो आपके पास 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास हमने 0 माना है, न्यूट्रॉन का हमने 1 माना है और प्रोटॉन का भी हमने 1 माना है। अरे ये बात तो मैं तुमको बताइए ना कि प्रोटॉन का मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का मास 1 मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 मान के चलते हैं। उसने कहा इस पूरे के पूरे एटम का मास इसके सेंटर में है। अगर इसका मास इसके सेंटर में है तो मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉन का तो होता ही नहीं है ना। तो मैं कहूंगा इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताओ होंगे कि नहीं होंगे? और अगर इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और यहां पर कौन होंगे? इस खाली वाले भाग में कौन होंगे? इस भाग में क्या होंगे जी? इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे भाई? होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही नहीं है ना, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है इधर। तो देखो आप, उसने कहा कि परमाणु का 99% भाग तो खाली है और इस परमाणु का जो मास है वो इसके सेंटर में। उस सेंटर में कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात हमको भी समझ में आ गई, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही मास होता है, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही नहीं है। तो मैं कहूंगा इस न्यूक्लियस में कौन होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप मेरे को आप ये बताओ कि जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? मैं कहूंगा इसके ऊपर बताओ पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? इस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस। अब बताओ न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 होगा और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? प्लस। इसका मतलब क्या होगा? आपका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? उसके ऊपर चार्ज होगा भाई पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, तो इस न्यूक्लियस पे भी चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर है? अगर मैं न्यूक्लियस की साइज की बात करूं ना तो मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर आपने फुटबॉल का ग्राउंड देखा है, फुटबॉल जो मैच खेला जाता है उसका आपने ग्राउंड देखा होगा, वो ग्राउंड जो होता है उस ग्राउंड को तो मान लो आप एटम। क्या मान लो? उस ग्राउंड को मान लो एटम। और उस फुटबॉल के जो ग्राउंड है अगर उसके सेंटर में जाके अगर आप बॉल रख दोगे, सूचना बात ध्यान को, न्यूक्लियस कितना होता है, एटम कितना बड़ा होता है। एटम की साइज तो आप ये मान के चलो कि आपका एक फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल मैच का क्या है आपके पास? ग्राउंड। और उस फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर आप सेंटर में जाके अगर एक बॉल रख दोगे तो जो बॉल जो है ना वो कहलाएगी न्यूक्लियस। तो सोचो न्यूक्लियस कितना सा होता है? न्यूक्लियस तो छोटा होता है और वो जो एटम है उसका स्पेस क्या होता है? काफी बड़ा होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा? अंदाजा लगा लो कि फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर सेंटर में जाके आप छोटी सी बॉल रख दोगे तो वो तो होगी न्यूक्लियस और बाकी जो स्पेस है वो कहलाएगा आपका एटम। बात क्लियर है? तो एटम की साइज, न्यूक्लियस की साइज तो काफी छोटी होती है और एटम की साइज क्या होती है? काफी ज्यादा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब सोचना आप बात ध्यान से, उसने क्या कहा था रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पर घूम जाएंगे और कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा करके आ जाते हैं वापस। ऐसा क्यों हुआ? सुनो बात ध्यान से, अब बात पता लग जाएगी आपको कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा जो हुआ तो हुआ क्यों। देखो अब मैं बात कर रहा हूं रदरफोर्ड के मॉडल की। किसकी बात कर रहा हूं? रदरफोर्ड के मॉडल की। उसने कहा कि 99% तो एटम खाली है, इसके बीच में कौन है? इसके बीच में है न्यूक्लियस। कौन है जी? न्यूक्लियस। और उसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस चार्ज। भाई प्लस चार्ज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सुनो, इसके ऊपर चार्ज प्लस है, यहां से कौन आ रहे हैं? यहां से आएगा अल्फा पार्टिकल। कौन आएगा? अल्फा पार्टिकल। तो देखो भाई ये न्यूक्लियस साइज बताई थी मैंने आपको कि फुटबॉल मैच का ग्राउंड है, उस फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर आपने सेंटर में जाके एक बॉल रख दी
तो बोल कहलाएगी न्यूक्लियस। क्या कहलाएगी? न्यूक्लियस। तो मैं कहूंगा न्यूक्लियस साइज तो काफी छोटी है, उस एटम का जो स्पेस है वो काफी क्या है? बड़ा। तो मैं कहूंगा जब अल्फा पार्टिकल यहां जाएंगे, देखो अल्फा पार्टिकल जो ये है थोड़ा बड़ा बनाए तो इससे आपको पूरी क्लियर हो जाए बात। अगर मैं इस एटम को लेके बात करूं तो न्यूक्लियस तो छोटा से तो होगा भाई, इतना सा होगा न्यूक्लियस। देखो ये कौन है? ये कौन है भाई? ये अपने पास है अल्फा पार्टिकल। कौन है? अल्फा पार्टिकल। क्या है ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल। क्योंकि धन्या भाई ये पूरा का पूरा एटम तो खाली है ना, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस वाला। अब इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर सारा का सारा चार्ज क्या है? पॉजिटिव। सारा का सारा एटम क्या है? खाली है, तो इनको तो फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। बताओ सीधे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? देखो आप कि 99% जो एटम है वो खाली है, इसलिए 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल क्या निकल रहे हैं? सीधे। मैंने आपको कहा कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पे घूम जाते हैं। क्यों घूमते हो? देखो ये आपका आ रहा है अल्फा पार्टिकल। क्या आ रहा है आपका? अल्फा पार्टिकल। क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास अल्फा पार्टिकल। और आप जानते हो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस। होता ही नहीं होता। अब सोचो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। बताओ इसके ऊपर भी चार्ज प्लस है कि नहीं? तो जब अल्फा पार्टिकल इसके पास में से गुजरेगा, जब अल्फा पार्टिकल इसके पास में से होके गुजरेगा तो इसके ऊपर भी चार्ज प्लस है और इसके ऊपर भी चार्ज बताओ प्लस है कि नहीं? बताओ प्लस प्लस को धक्का मारेगा नहीं मारेगा? अरे मारेगा कि नहीं मारेगा? आप जानते हो समान ध्रुवों के मत तो प्रतिकर्षण होता ही नहीं होता। तो मैं कहूंगा जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में आएगा, देखो आ गया न्यूक्लियस पर, ये तो दूर थे, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे आए वैसे ही चले गए। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास में आएगा तो इसके ऊपर भी चार्ज प्लस है और इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज क्या है? प्लस। बताओ प्लस प्लस को धक्का मारेगा नहीं मारेगा? और धक्का मारेगा तो जाना तो इनको ऐसे था, जाना तो इनको ऐसे था, लेकिन धक्का मारने का बताओ ये ऊपर घूमेगी नहीं घूमेगी? तो बताओ पार्टिकल ऐसे जाएंगे नहीं जाएंगे? बात समझ आएगी आपको कि ये अल्फा पार्टिकल कैसे घूमे? दिख रहा है साफ साफ आपको बोर्ड के ऊपर? यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब अल्फा पार्टिकल इसके पास में आएंगे तो प्रतिकर्षण के कारण बताओ घूमेंगे नहीं घूमेंगे? घूम रहे कि नहीं घूम रहे? दिख रहे आपको? अब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने होके आएंगे। बताओ आएंगे नहीं आएंगे? अब सोचो इधर से भी अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज प्लस है, उस न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज क्या है? प्लस। और प्लस प्लस में बताओ आमने सामने रिपल्सन होगा भाई। ये न्यूक्लियस आपका जिसके ऊपर चार्ज प्लस है और ये आपके अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर भी चार्ज क्या है? प्लस। और जब प्लस प्लस आपने सामने भिड़ेंगे बताओ धक्का मार के पीछे भेगेगा नहीं भेजेगा? तो मैं कहूं जैसे टकराएगा तुरंत टकरा के कहां जाएगा भाई? पीछे। साफ साफ दिख रहा है आपको डायग्राम? ये डायग्राम को आप ध्यान से देख लेना। इस डायग्राम से पूरा का पूरा रदरफोर्ड मॉडल आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं। क्लियर बात है? क्लियर बात है? बात समझ आ गई आपको? ध्यान से देख लीजिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल इसी थीटा एंगल पे घूम जाएंगे और कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा कर आ जाएंगे भाई पीछे। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। ये मॉडल क्या था? इसका मतलब क्या हुआ? थॉमसन ने जो कहा था ना कि प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होता है, वो बात बिल्कुल क्या थी? गलत थी। दिख रहा है साफ साफ हमको? अगर प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होता तो शायद ऐसी घटना ऑब्जर्व नहीं होती। बात क्लियर है? तो ये बात थी रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूं शायद आपको बात समझ में आ गई हो। फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको बात पूरी और समझ में आए। सुनो बात ध्यान से। भाई उसने कहा था कि 99% एटम खाली है और इस एटम का पूरा मास इसके सेंटर में, उसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्यों होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन? क्योंकि उसने कहा था इसका पूरा मास इसके सेंटर में और मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। तो मैं कहूंगा न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और चार्ज प्रोटॉन पे होता है प्लस, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो। तो मैं कहूंगा न्यूक्लियस पे चार्ज बताओ प्लस होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये अल्फा पार्टिकल चार्ज प्लस है, ये काफी दूर है इससे, बताओ सीधे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? और जो अल्फा पार्टिकल इसके पास में आएंगे तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? धक्का मार के बताओ डेविएशन आएगा नहीं आएगा? घूम जाएगी किरणें? घूम गई। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो आमने सामने आ रहे हैं, बताओ प्रतिकर्षण का बताओ घूम के पीछे आएगी नहीं आएगी? आएगी। बात करूंगा ये एंगल की, बताया था मैंने, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी एंगल। डिस्कस कर लिया जाएगा इसको, अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप ये समझो कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो मॉडल दिया कैसे गया था और उसके जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक्सपेरिमेंट क्या थे। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया ना, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में है भाई। किस बुक में है? एनसीईआरटी की बुक में। मैंने आपसे पहले कहा था मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड कर दूंगा। देखो आप इस डायग्राम से शायद आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल में कहा था वो बातें बिल्कुल सही थी। दिख रहा है साफ साफ हमको? और सारा का सारा काम बिगाड़ा था इस न्यूक्लियस का। अगर सोचो न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती, अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो सब जगह डेविएशन आता ही नहीं आता, लेकिन न्यूक्लियस की साइज क्या होती? छोटी। बताया था मैंने आपको, एक फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर आप जाके सेंटर में बॉल रख दोगे तो जो बॉल है ना वो कहलाएगी न्यूक्लियस और जो ग्राउंड है वो कहलाएगा एटम। लगा लो अंदाजा, कुछ होने वाला है क्या? फिर बात समझ आ गई आपको? तो ये बात थी
रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। अभी तक मैंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात नहीं की, ये तो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन थे भाई। ये तो रदरफोर्ड ने सोचा था कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां रहेगी। दिख रहा है साफ साफ आपको? इसका मतलब ये हुआ कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो मॉडल फेल हो गया भाई। दिख रहा है साफ साफ हमको? अगर वो मॉडल फेल नहीं होता तो शायद आप नया मॉडल नहीं पढ़ पाते। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। देखो शिष्य ने गुरु के मॉडल को क्या कर दिया? फेल कर दिया। बात क्लियर हो गई? अब सुनो, ये रदरफोर्ड का मॉडल था और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम बताया था मैंने आपको, राफ्से। उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में? राफ्से। फुल फॉर्म क्या होती है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पूरा नाम क्या होता है इसका? राफ्से का पूरा नाम क्या होता है? अब से मैं आपको इसको राफ्से बोलूंगा। इसका पूरा नाम है भाई रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसे बोलते हैं राफ्से। आर ए, अल्फा मतलब यही होता है ASE, राफ्से। RAP इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, अल्फा तो कहना RAPSE, राफ्से। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? राफ्से। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में उसने ली गोल्ड की फॉइल। AU क्या होता है? गोल्ड। AU को क्या बोलते हैं? गोल्ड। गोल्ड की ली थी फॉइल। बताऊंगा एक्सपेरिमेंट क्या है। और साथ में क्या लिया था उसने? अल्फा पार्टिकल। ये भी बताया जाएगा आपको कि गोल्ड लेने का रीजन क्या था और अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया गया, बता दिया जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में आपको ये बातें पता होना चाहिए।